कोरोना से जंग के बीच में स्वास्थ्य विभाग को कई सौगातें मिली हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। 10 राजकीय और 3 निजी मेडिकल को मिलेंगी सुविधाएं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौके पर मौजूद रहे। कोविड-19 ये वैश्विक महामारी है। पूरी दुनिया किस रूप में इससे त्रस्त है, मुझे लगता है कि अब तक सबसे लंबे समय तक एक ही बीमारी के बारे में इतना व्यापक प्रचार आप लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया को देखेंगे तो हर जगह आपको कोविड 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 दिखाई देगा। और आज के समय में जब मनुष्य अब मंगल ग्रह में जा रहा है, तब भी व्यापक पैमाने पर मौत होना, इसने मनुष्य की सीमाओं को भी और लक्ष्मण रेखा को भी खींच के रख दिया है। एक वायरस कैसे पूरी मानवता को और अंततः एक जीव सृष्टि को चैलेंज कर सकता है। हम सब के सामने जो चुनौती इस वर्ष के प्रारंभ में शुरू हुई थी विश्व मानवता के सामने, उसका यद्यपि दुनिया के अंदर अभी कोई कारगर उपचार और कोई वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार आज के दिन पे हो सकता है बेहतर और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग। इसके माध्यम से हम कोविड-19 के संक्रमण की चेन को काफी हद तक नियंत्रित। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में 2.30 लाख के पार कोरोना के मामले। यूपी में महामारी से 2,30,414 संक्रमित हुए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की एक्टिव संख्या 54,788 है। कोरोना से 1,72,140 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण से 3,486 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कल 1,36,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। यूपी में अब तक कुल 56,26,897 टेस्ट हुए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,061 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 54,788 हो गई है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,72,140 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,486 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,36,585 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार प्रदेश में अब तक 56,26,000। एसके वाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इसकी क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? कोरोना के एक्टिव केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 54,788 है। हालांकि बड़े पैमाने पर 50 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट दूर अब तक जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज की अगर हम 24 घंटों की बात करें तो 5,061 नए मामले हैं। हालांकि 45,97 लोग जरूर विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर कोरोना के केसेस निकलकर सामने आए हैं, जिसमें अगर हम लखनऊ की बात करें तो 7,174 केस हैं, जो हाईएस्ट है, क्योंकि अब बीच में जरूर लखनऊ में थोड़ा सा कम हुए थे केसेस और बड़े पैमाने पर डिस्चार्ज हुए थे, लेकिन जिस आज कोरोना के केसेस पिछले आज और पिछले 2-3 दिन में आए हैं, उसके बाद लखनऊ में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ा। प्रयागराज, फरीदाबाद, ये वो जिले हैं जहां पर लगातार कोरोना के
की जो संख्या है वो करीब 2,500 से 3,000 के बीच में बनी हुई है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो निश्चित है कि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो 1,72,000 से ज्यादा मरीज इन अस्पतालों से डिस्चार्ज जरूर हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ रही है, सरकार सुविधाएं बताने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, पंचायत योग अभियान भी उत्तर प्रदेश भर में चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके हम कहें कि लोगों में भी उतनी जागरूकता नहीं है या वो इसको पूरी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, शायद जिस गंभीरता से लेना चाहिए। एक बड़ी वजह है जिस वजह से संकट लगाना। चलिए, इसके आप बने रहिए हमारे साथ में, हम फिर से रुक करेंगे आपका। यूपी में कल से 11 जिलों में किया जाएगा सीरो सर्वे। कल से प्रथम चरण में सभी 11 जिलों में होंगे सर्वे। 3 सितंबर से दूसरे चरण में किया जाएगा सर्वे। आपको बता दें, लखनऊ, कानपुर नगर, बनारस, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, कौशाम्बी, बागपत, मुरादाबाद, गाजियाबाद 4 से 6 सितंबर तक हर जिले में लिया जाएगा 1080 लोगों का ब्लड सैंपल। कोविड हेल्प डेस्क प्रदेश में अब तक 62,901 स्थापित किए जा चुके हैं। जो भी प्रमुख कार्यालय हैं, जो भी प्रमुख प्रतिष्ठान हैं, प्रमुख उद्यम हैं, वहां पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो जो भी लोग उस कार्यालय में या उस प्रतिष्ठान में आते हैं, उनकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग वहां हो पाती है। वहां पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था होती है। ट्रेंड स्टाफ होता है जो कि उनकी जांच कर लेता है, प्रारंभिक जांच कर लेता है। दूसरी बात यह है कि उससे जागरूकता भी इस बारे में फैलती है कि हमें कोरोना वायरस से किस प्रकार से हमें अपना बचाव करना है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, इसलिए सावधान सतर्क रहकर हमें अपना इससे बचाव करना है। आप जानते हैं कि अब अनलॉक का 4था चरण कल से प्रारंभ हो रहा है। अधिकांश गतिविधियां खुल चुकी हैं। ऐसे में लोगों का आपस में मिलना जुलना होना और आपस में इंटरेक्शन भी बढ़ गया है। और जब इंटरेक्शन बढ़ गया है तो फिर संक्रमण की संभावना भी बढ़ जाती है। और जब संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो संक्रमण से बचाव के तरीके हैं उन्हें हम और मजबूती से अपनाएं। अपने मुंह और नाक को हम मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से ढककर रखें। जब भी हम सार्वजनिक स्थलों में जाएं, अपने मुंह और नाक को हम ढकें। जब भी हम कहीं जाएं तो लोगों से हम सोशल डिस्टेंस बनाएं, 2 गज की दूरी रखें, ताकि आप संक्रमित न होने पाएं। आप अपने काम भी करें लेकिन संक्रमण से भी बचे रहें। और जब भी अवसर लगे, बार बार अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहिए। बहुत शीघ्र, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम प्रदेश में सीरो सर्वेलेंस करवाने जा रहे हैं कोविड के लिए, और अब कल उसकी पहली ट्रेनिंग की जाएगी। 11 जनपदों में सीरो सर्वेलेंस का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। ये जनपद हैं लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कौशाम्बी, बागपत, मुरादाबाद, गाजियाबाद और मेरठ। इन सब में पहले चरण की ट्रेनिंग कल की जाएगी, स्टाफ की ट्रेनिंग, और फिर दूसरे राउंड की ट्रेनिंग इनमें 3 सितंबर को की जाएगी। 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच जो चयनित समूह हैं, उनसे प्रत्येक जनपद में 1080 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, और उसको ब्लड सैंपल लेने के बाद वो केजीएमयू आएगा, और केजीएमयू में फिर इसकी जांच की जाएगी, एंटीबॉडीज की जांच की जाएगी एलिजा टेस्ट के माध्यम से। तो ये कार्य कल से प्रारंभ हो रहा है और 6 तक ब्लड सैंपल का लेने का काम चलेगा। उसके पश्चात केजीएमयू में उसकी जांच की जाएगी। आज हम लोगों ने ये देखा है कि कुछ जेल में संक्रमण आया है, और इसके लिए जेल में संक्रमण न जाने पाए, इसके लिए अलग से आज प्रोटोकॉल भी जारी किया जा रहा है। क्योंकि
तो यूपी में बढ़ते हुए कोरोना ग्राफ को लेकर सीरो सर्वे होगा। कल से 11 जिलों में शुरू किया जाएगा सर्वे। सीरो सर्वे से मिलेगी कम्युनिटी स्प्रेड की जानकारी। केंद्र सरकार ने जुलाई में ही दी थी सर्वे की अनुमति। सभी राज्यों को सीरो सर्वे कराने की अनुमति जारी की गई थी। तो आखिर क्या है सीरो सर्वे, आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। कोरोना से संक्रमितों से आकलन के लिए सीरो सर्वे होता है। इस सर्वे से मिले नतीजे के आधार पर वायरस कितना फैला है, इसकी जानकारी मिलती है। सर्वे से इलाके की कितनी आबादी कोरोना से संक्रमित है, जानकारी इस महामारी के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो गई है या नहीं, ये भी प्राप्त होती है। एसके वाजपेयी लगातार सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसकी क्या कुछ जानकारी इस सर्वे को लेकर? सीरो सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के 11 जिलों में फिलहाल प्रथम चरण में कराने जा रही है, जिसमें वो जिले शामिल हैं जिसमें बड़े पैमाने पर कोरोना का संक्रमण हुआ है। खासतौर पर चाहे हम राजधानी लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, मेरठ, गाजियाबाद और वो शहर इसमें शामिल हैं जिसमें बागपत भी है, वाराणसी भी है, जिसमें बड़े पैमाने पर कोरोना के संक्रमित निकलकर सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये पता करने की कोशिश होगी कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है और किस हद तक हुआ है। साथ ही साथ में जो ब्लड टेस्ट इन इलाकों में जो एक निश्चित समूह है जिसमें जो टारगेटेड इलाके हैं उन इलाकों में सैंपल लिए जाएंगे। वो सैंपल राजधानी लखनऊ की केजीएमयू में लैब में टेस्टिंग होंगे और उस टेस्टिंग के बाद ये चीजें पता करने की कोशिश होगी कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज तैयार हो गई हैं। ये कहीं ना कहीं इस चीज का प्रमाण भी होगा कि किस तरीके से कितने लोग इससे अफेक्टेड हुए और कितने लोगों के शरीर में स्वतः एंटीबॉडी तैयार हो गई और कितने ऐसे लोग हैं जिनको इलाज के बाद एंटीबॉडीज उनके शरीर में बनी है। क्योंकि अगर हम बात करें, लगातार प्लाज्मा थेरेपी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने यूज की थी, जिसमें केजीएमयू में साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई अन्य हॉस्पिटल्स में भी इसका प्रयोग किया गया था। हालांकि बहुत ज्यादा सफलता इसमें नहीं मिली। तो इस जीरो सर्वे से ये पता लगाने की कोशिश होगी कि अब तक संक्रमण की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने ऐसे इलाके और लोग हैं जो इससे अफेक्ट हुए हैं। प्राथमिक तौर पर ये 11 जिलों से शुरू होगा, जिसकी ट्रेनिंग कल से शुरू हो रही है और 6 तारीख तक यह टेस्टिंग की जाएगी। तो निश्चित है उत्तर प्रदेश सरकार ये पता करने की कोशिश करेगी, जहां बाकी के राज्यों में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, अन्य जगहों पर पहले से। चलिए, इसके अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। हापुड़ पहुंचे आईजी प्रवीण कुमार। थाना बाबूगढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे आईजी। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान आईजी ने पौधारोपण किया। आईजी प्रवीण कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। आईजी के निरीक्षण में पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है। तो थाना बाबूगढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे आईजी। लगातार उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान आईजी ने यहां पर पौधारोपण भी किया है। तो आईजी के निरीक्षण में पुलिस महकमे में भी हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। हापुड़ पहुंचे आईजी प्रवीण कुमार और इस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पौधारोपण करते हुए भी नजर आए हैं। अपराधी सरेंडर कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लेकिन पुलिस की इस नाकामी पर जहां पहले से सवाल उठते थे, अब उनका महकमा भी सवाल उठा रहा है। आईपीएस नीरज जौदान का ट्वीट उनका दर्द झलका रहा है। दरअसल मोदी नगर में हुए अक्षय हत्याकांड को लेकर पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया है। धीरे धीरे आरोपी सरेंडर कर रहे हैं। पहले 2 आरोपियों ने दिल्ली में सरेंडर किया। गाजियाबाद की कोर्ट में भी एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया। इसी बीच आईपीएस नीरज जौदान ने ट्वीट ने पुलिस महकमे को मुसीबत में डाल दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की खामी या तंत्र की नाकामी। जाहिर तौर पर क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि आईपीएस नीरज जौदान ने आखिरकार क्या कुछ ट्वीट करके लिखा है। नीरज जौदान ने लिखा कि आप अपराधियों के खिलाफ लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन आप अपराधियों का समर्थन करने वाले, उन्हें बचाने वाले सिस्टम के खिलाफ में जीत नहीं सकते। 4 रातों की नींद हराम और टीम द्वारा लगाए गए अपार प्रयास के बाद उनकी उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद टीम। तो आईपीएस नीरज जौदान ने ये तमाम तरीके के सवाल सिस्टम पर उठाए हैं। आप अपराधियों के खिलाफ लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। अपराधियों को सपोर्ट करने वाले सिस्टम से जीतना मुश्किल है। एसपीआरए की पद पर तैनात हैं आईपीएस नीरज जौदान। अपराधियों को पकड़ने की नाकामी के बाद आईपीएस का ये दर्द झलकता हुआ नजर आया, जो बहुत कुछ बयान कर रहा है। तो
अक्षय हत्याकांड में आईपीएस का दर्द आखिरकार क्या बयान कर रहा है, ये सवाल है। अक्षय की हत्या के आरोपियों ने पुलिस को ठेंगा दिखा दिया। जिन्हें करना चाहते थे गिरफ्तार, उन्होंने सरेंडर कर दिया। जो खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने में असमर्थ है पुलिस अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हत्या से पहले ही 2 नामजद आरोपियों ने दिल्ली में सरेंडर किया। विकास और सप्पू गुर्जर ने पुराने मामले में सरेंडर किया। एक और आरोपी अश्वनी ने पुलिस को चकमा देकर सरेंडर किया। आरोपी अश्वनी ने गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर किया। डॉक्टर देवेंद्र शिवाज और आशीष भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। 3 दिनों तक आशीष से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। देवेंद्र शिवाज से अब तक कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। खबर रायबरेली से, जहां पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत का मामला। आपको बता दें, मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेटा कला गांव पहुंचे संजय सिंह ने मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजे की मांग की। आप सांसद ने दोषी पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। सांसद संजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक के निलंबन की मांग की थी। आपको बता दें, इस दौरान संजय सिंह ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। कुछ भी जानकारी मिल रही है वो बहुत ही हृदय विदारक और कहीं ना कहीं हमारी क्रूर व्यवस्था को उजागर करने वाली ये घटना है। एक दलित युवक जो ई रिक्शा चलाता था, गरीब लड़का था परिवार का, उसके पिता का देहांत पहले ही हो चुका है। माँ का इकलौता सहारा था। 18-19 साल की उसकी उम्र थी। लालगंज में यही ई रिक्शा चलाता था वो। उसको पुलिस मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में ले जाती है और कई दिनों तक थाने में रख के इतनी बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया कि उसकी जान चली गई। ये हत्या का मामला है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये एक हत्या का मामला है। इसमें हत्या का मुकदमा उन सारे पुलिस के लोगों पे दर्ज होना चाहिए जिन्होंने खाकी वर्दी पहन के अपनी वर्दी को दागदार। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां निफ्टेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ी खबर है। जहां से चल रहा था ठगी का काला कारोबार, वहां पहुंचा न्यूज वन इंडिया। सियाना में जनता के पैसे से बनाया चौहान कॉम्प्लेक्स। न्यूज वन इंडिया की संवाददाता को धमकाने की भी कोशिश की गई। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ठग कंपनी की कवरेज कर रहा था न्यूज वन इंडिया संवाददाता। आपको बता दें, फरार अशोक चौहान के करीबियों ने पहुंचकर जोरदार हंगामा काटा। कंपनी का मालिक अशोक चौहान सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर रफूचक्कर हो चुका है। न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने निफ्टेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो से स्टोरी कवर कर रहे थे, तभी अशोक चौहान के करीबी वहां पहुंचकर हंगामा करने लगे। आपको बता दें, 2 गुना पैसों का लालच देकर किसानों से फर्जी कंपनी निफ्टेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। न्यूज वन इंडिया अशोक के काले धंधे की बिल्डिंग पर पहुंचा है, जो जनता का पैसा लगाकर यहां से फरार हो चुका था। ये वो कंपनी है निफ्टेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ब्रांच ऑफिस यहां पर चलता था और जनता का जो पैसा लगाया जाता था इस ऑफिस पे पूरा काम चलता था। जो पासबुक दी है जनता को इस एड्रेस के नाम से दी और ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से दी। पड़ताल पूरी कर रहा है खबर। न्यूज वन इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जनता से बात करी। जनता का जो पैसा है करीबन सूत्र में 27,000 करोड़ रुपए लगाया हुआ था जनता ने। अब आरोपी जो है अशोक और उसके 5 डायरेक्टरों पर मुकदमा दर्ज है हापुड़ में और बुलंदशहर में। अब देखना होगा कि बुलंदशहर पुलिस और हापुड़ पुलिस संदिग्ध है पूरे मामले में। पड़ताल कर रहा है न्यूज वन इंडिया। तमाम गोरे धंधे की पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। आप देख सकते हैं, तस्वीर है कि ये करीबन 3 मंजिल की इमारत बनाई गई थी। यहाँ पर गोरा धंधा चल रहा था और पूरी तरीके से जो जनता का पैसा है वो लेकर अभी फरार है। देखना ये है कि पूरे मामले को गहराई तक न्यूज वन इंडिया पहुँच रहा है कि अशोक से बात करने की हम पूरी कोशिश की जा रही है कि तमाम नंबर बंद जा रहे हैं कि जनता का जो पैसा लगाया गया था वो किस रूल पर लगाया गया था, क्या रूल था। जीएसटी नंबर भी कंपनी का नहीं मिला है और रजिस्ट्रेशन कंपनी का नहीं मिला है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बहुत पैसा इसने लगाया और जनता का पैसा हड़प के यहाँ से फरार हो गया। अब देखना ये होगा कि न्यूज वन इंडिया पूरी खबर को पड़ताल कर रहा है कि पूरा मामला है क्या, कि 27,000 करोड़ रुपए लेकर जो आरोपी है यहाँ से फरार है। और न्यूज वन इंडिया ने पहले भी पड़ताल में उजारा यह हुआ कि एक किसान के हरिंदर नाम का जो किसान था, उजारा हुआ कि उसके केसीसी के माध्यम से
पैसा लगाया गया था और पूरे मामले को जब हरिंदर उसके आवास पर पहुंचता तो उसके साथ में मारपीट होती है और मारपीट इस ऑफिस पे भी हुई थी। आप देख सकते हैं कि 3 मंजिल इमारत है चेज़ौन कॉम्प्लेक्स के नाम से, ये अशोक के नाम से बनाई गई है कंपनी। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे मामले को गहराई से जांच कर रहा है कि अशोक ये कंपनी किस तरीके से चल रही थी। 18 महीने के डबल पैसा मिलता था, 4% पर महीने मिलता था। अब देखना यह होगा कि अशोक अभी है कहाँ फरार। पूरे मामले को न्यूज़ 1 इंडिया पड़ताल कर रहा है। पड़ताल के बाद जो सच्चाई आएगी वो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 1 इंडिया पूरी खबर को पड़ताल कर रहा है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदी से। सुल्तानपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह। स्वास्थ्य मंत्री ने अत्याधुनिक ब्लड बैंक का आगाज किया। जिले में ब्लड बैंक बहुत ही जरूरी है। जयप्रताप सिंह ने कहा ब्लड बैंक में ब्लड की 24 घंटे व्यवस्था रहेगी। कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश जिले के प्रभारी भी हैं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह। सुल्तानपुर में एक तो हमारे जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, उनके निजी चिकित्सालय पर ब्लड कलेक्शन सेंटर का एक नया उन्होंने खोला है। उसी का शुभारंभ करने के लिए मुख्यतः मैं वहीं पर गया था। यहाँ पर कलेक्ट्रेट में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है। इसका समीक्षा करना, किस तरह से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, किस तरह से उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है, कितने टीम हमारे लगे हैं, कितने एम्बुलेंस लगे हैं हमारे, और उससे जुड़े हुए कितने लोग होम आइसोलेशन में, उनका सारा डिटेल कैसे कलेक्शन किया जाता है वो पूरा हमने इसको। खबर मेरठ से है, जहां नोएडा का बाइक बोर्ड घोटाला केस ईओडब्ल्यू मेरठ ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। डायरेक्टर सुनील कश्यप ने गिरफ्तार किया है। कई महीनों से फरार चल रहा था सुनील। बुलंदशहर निवासी है सुनील कश्यप। 56 केसों में वांछित है आरोपी सुनील कश्यप। ब्यूरो चीफ के शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। के क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, मोटर बाइक कांड जो ये हुआ था, इसमें अभी बहुत सारे अभियुक्त बाहर हैं। जो ये सुनील कश्यप पकड़ा गया है, इसके ऊपर 50,000 का इनाम था, लेकिन पुलिस काफी दिनों से इनके बाकी के साथियों की तलाश में थी। सुनील कश्यप की भी तलाश में थी। आज पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि ये जो बाइक कांड है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाइक कांड है और इसमें अभी काफी बड़े मेन अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कुछ लोग देश छोड़कर भी भाग चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अभी ये केस बंद नहीं किया था। एसटीएफ को ये सफलता मिली है और बताया जा रहा है कि सुनील कश्यप की निशानदेही पे कुछ और लोगों को 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा। एक सबसे अच्छी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे निवेशकों के पैसे बिल्कुल। चलिए के अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल में आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुआ शामली कलाल। शामली के गांव लाख के रहने वाले थे शहीद जवान विकास कश्यप। 7 साल पहले बीएसएफ में भर्ती हुए थे शहीद विकास कश्यप। विकास की शहादत से पूरे गांव में दुख का माहौल है। परिजनों के साथ में पूरा गांव जवान के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है।